1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेस क्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे 2 एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविट और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा। हैरत अंगेज तौर पे इसके बीच में इंसानी आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। नाजरीन, इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। यानी इसमें मुंबई जैसी 30 सिटीज और कराची जैसी 5 सिटीज आसानी से फिट आ सकती हैं। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायामीटर 40 किलोमीटर है। इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और ये आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट्स को आज तक किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी कशमकश में डाल रखा है। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान में ये अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हिस्टोरियंस ने इतिहास में खो जाने वाले एटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है वो आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि एटलांटिस के दर्जनों नक्शे ये बयान करते हैं कि ये बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समंदर का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान किए गए एटलांटिस में काफी सिमिलरिटीज देखी गई हैं। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटीज नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो एटलांटी की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप पर ही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी एटलांटिया नाम का शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर इसको घुमाया जाए और नॉर्थ को ऊपर किया जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने एटलांटिया या फिर एटलांटिस को दिखाया हुआ है, जहाँ पर एटलांटियंस बसते थे। एक बार फिर से इसमें एटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इनके बीच में खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे ये जाहिर हो कि यहाँ 12,000 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई और स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं और ये मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और ये इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद वाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक रीजन का लुक देता है। इसकी वाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशंस देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास इस शेप में बनाया है, लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले ये जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर सहारा मौजूद है, यहाँ टेथिस नामी ओशन था।
کروڑوں سالوں تک اس اوشن کے وزن نے اس کے باٹم پر لائم اسٹون کی ایک لیئر جما دی۔ وقت کے گزرتے جب نئے کانٹیننٹس بنے، اوشن ختم ہوا تو اس جمی ہوئی لائم اسٹون کی لیئر پر پہلی بار ہوائیں ٹکرانا شروع ہوئیں۔ ونڈ ایروژن کی وجہ سے لائم اسٹون کے پارٹیکلز پھیلتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وائٹ ڈیزرٹ میں بدل گئے۔ صرف وائٹ ڈیزرٹ ہی نہیں بلکہ پورے صحارا کی ریت کے بننے کی یہی کہانی ہے۔ جہاں لائم اسٹون تھا وہاں وائٹ ڈیزرٹ بن گیا، اور جہاں سینڈ اسٹون تھا وہاں اورنج کلر کی ریت بن گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صحارا ڈیزرٹ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ سائنٹسٹ کو یہاں ریت کے اندر ایسے ثبوت ملے ہیں، ایسے پلانٹس اور ٹریز کے فاسلز ملے ہیں جو صحارا کی سخت کنڈیشنز میں آج گرو ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحارا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی اس جگہ کا نقشہ آج کے صحارا سے کافی الگ تھا۔ 26 لاکھ سال پہلے ہماری دنیا آخری آئس ایج کی طرف جا رہی تھی۔ ہر چیز فریز ہونا شروع ہو گئی، زمین اور اوشنز میں کوئی فرق نہیں بچا تھا اور گلیشیئرز بننے کی شروعات ہو چکی تھی۔ جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ارتھ کی ہسٹری میں 5ویں بڑی آئس ایج کا آغاز تھا۔ ہمارا ارتھ ہر چند کروڑ سالوں کے بعد آئس ایج میں چلا جاتا ہے۔ یہ نارملی ارتھ کے آربٹ میں چینج کی وجہ سے ہوتا ہے جب ارتھ سورج سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لاسٹ آئس ایج میں جو ایکویٹر کے ایریاز تھے جس میں افریقہ بھی آتا ہے، یہ فریز تو نہیں لیکن کافی ٹھنڈے ہو چکے تھے، جس کو افریقن ہیومڈ پیریڈز بھی کہتے ہیں۔ جہاں پوری دنیا برف کی موٹی لیئر سے ڈھکی تھی، وہیں صحارا ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور تھا۔ یہاں ہزاروں میل تک میڈوز تھے اور چپے چپے پر ہری گھاس ہوتی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے یہاں ریورز بہتی تھیں، لیکس تھیں جو اگر آج ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی لیکس کہلاتی۔ یہاں ہر طرح کے جانور تھے جو کسی رین فارسٹ میں ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اینشینٹ ہیومنز کی بھی بڑی تعداد یہاں مائگریٹ کر کے آئی تھی، کیونکہ باقی دنیا کے مقابلے میں صحارا کی گرینری زندگی کو سپورٹ کرتی تھی۔ یہاں ایگریکلچر کیا جا سکتا تھا، جانور پالے جا سکتے تھے اور موسم بھی رہنے کے قابل تھا، جیسا کہ آج یورپ میں ہوتا ہے۔ قریب 25 لاکھ سالوں تک چلنے والی یہ آئس ایج آج سے 11,000 سال پہلے ختم ہونا شروع ہوئی۔ ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر -60 ڈگری سیلسیس سے آہستہ آہستہ واپس سے بڑھنے لگا۔ برف کی موٹی لیئر میلٹ ہونے لگی اور اوشنز کے اوپر بھی برف کے تودے آہستہ آہستہ پگھلنے لگے۔ اگلے کئی ہزار سالوں تک تو صحارا کی لائف کنڈیشنز برقرار رہیں، لیکن پھر 4000 BC کے آس پاس یعنی 6000 سال پہلے قدرت نے صحارا کی ہریالی کو واپس چھیننے کا ارادہ کر لیا۔ تب سے لے کر ایک بار پھر سے گرین میڈوز سوکھنا شروع ہو گئے اور نیچے موجود ریت دوبارہ سے ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کر پھیلنا شروع ہو گئی۔ کروڑوں سال پہلے ہرے بھرے افریقہ کی ایک جھلک آج دنیا کی سب سے لمبی نائل ریور میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 6695 کلومیٹرز لمبی ریور ساؤتھ افریقہ میں یوگانڈا سے شروع ہو کر صحارا کے بیچ سے گزرتی ہوئی ایجپٹ کے پاس میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتی ہے۔ جب نارتھ افریقہ ریگستان میں بدل گیا تو یہاں بسنے والے اینشینٹ ایجپشنز کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف نائل ریور کا پانی ہی تھا۔ اینشینٹ ایجپشنز اور گریکس نے کئی مرتبہ یہ جاننے کی کوششیں کی کہ نائل ریور کا پانی اصل میں آتا کہاں سے ہے، لیکن اس کی لا تعداد شاخیں اتنی کمپلیکس ہیں کہ وہ کبھی معلوم ہی نہیں کر پائے۔ یہی وجہ تھی کہ اینشینٹ ایجپشنز نے نائل ریور کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کی نظر میں یہ ایک سیکرڈ ریور تھی جس کا سورس کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن ماڈرن دور میں بھی نائل ریور کا اوریجن ڈھونڈنے میں کئی ایکسپیڈیشنز لگے تھے۔ پوری نائل ریور اپنے سفر کے دوران 11 کنٹریز سے ہو کر گزرتی ہے اور یہ ایمیزون ریور سے صرف 200 میٹرز ہی چھوٹی ہے۔ اب کیونکہ افریقن کانٹیننٹ میں ہر آئس ایج کے دوران خوشگوار موسم ہوتا تھا، یعنی یا تو یہاں بہت گرمی ہوتی تھی یا پھر نارمل کنڈیشنز ہوتی تھیں، لیکن آرکٹک کنڈیشنز یہاں کسی دور میں نہیں پیدا ہوئیں جس میں انسانوں کا رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسانوں کی بہت پرانی سیولائزیشنز کے ثبوت بھی افریقہ سے ہی ملے ہیں۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ انسانوں کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔
नवंबर 1974 में इथियोपिया में हदर के मकाम से इंसान का सबसे पुराना स्केलेटन मिल चुका है। ये ढांचा 40% कंप्लीट है, जो कि हैरत अंगेज तौर पे 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है, 32 लाख साल पुराना। काफ़ी रिलीजन्स में भी इंसानियत की शुरुआत का जो एरिया बताया गया है वो आज का अफ्रीका ही है, और साइंटिफिक एविडेंस से भी ये बात जाहिर होती है कि ह्यूमन स्पीशी सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी। सहारा डेजर्ट में एनेडी प्लेटो नामी एक जगह है जहाँ पर एक सीक्रेट बागीचा मौजूद है। ये जगह गर्म रेत के बीच लोकल खाना बदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हजारों सालों से ये जगह सहारा में सफ़र करने वाले काफिलों के लिए एक स्टॉप ओवर है। यहाँ जानवर, खास तौर पर ऊंट, पानी पीते हैं और इंसानों के रेस्ट करने के लिए ठंडी गारें भी मौजूद हैं। इन गारों में एंशियंट अफ्रीका के उस दौर की कुछ यादें आज भी छपी हैं जब सहारा हरा भरा होता था। केव्स के अंदर जगह जगह पर रॉक आर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कैटल यानी गाय सबसे ज्यादा देखी जा सकती हैं। ये जानवर अक्सर उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहां उनके खाने के लिए घास फूस मौजूद हो। आज यहाँ कैमल्स के अलावा किसी और जानवर का चलना फिरना मुमकिन नहीं है। 1940s तक यहाँ अफ्रीकन लायंस होते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए। इस छुपे हुए बागीचे में कुछ क्रोकोडाइल्स पानी के किनारे रहते हैं, पर सवाल ये है कि क्रोकोडाइल्स तो इतना बड़ा सफर नहीं कर सकते, तो फिर सहारा के बीचों बीच ये आए कहाँ से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अफ्रीकन क्रोकोडाइल की नस्ल है, जो खास कहीं से आई नहीं बल्कि ये हजारों सालों से यही है। आज यहाँ गिने चुने मगरमच्छ ही रहते हैं, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, ये पानी में मौजूद मेंढक और मछलियाँ खाकर गुजारा करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन किंग टूटनखामुन के नेकलेस के अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर का राज भी सहारा में ही छुपा है। इस पत्थर ने रिसर्चर्स को कई सालों तक पहेलियों में उलझाए रखा। ये एक नेचुरल ग्लास स्टोन है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। एक वक्त तक ऐसा माना जाता था कि ये हमारे प्लेनेट का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से आया है। लेकिन फिर आखिरकार इसका ओरिजिन भी सहारा के बीच से ही मिला। लीबिया में मौजूद सहारा के हिस्से में ऐसे बहुत से पत्थर रेत के बीच बिखरे हुए पाए गए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 3 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने यहाँ के सैंड स्टोन के पत्थरों को पिघला दिया था। उस वक्त यहाँ दरिया और नदियों का बहना बहुत कॉमन था। सैंड स्टोन का लावा जब पानी पे गिरा तो फौरन ठंडा होने की वजह से ये ग्लास स्टोन बन गया। सहारा की अनलिमिटेड रेत देखने में तो बिल्कुल बेकार लगती है। ना ही ये रेत कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट मिक्सचर बनाने के काम आ सकती है, और ना ही इसका कोई और प्रोडक्टिव यूज है। लेकिन असल में ये सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर सांस भरती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए उड़कर समंदर पार साउथ अमेरिका में जाकर गिरती है। इसमें मौजूद फास्फोरस सिर्फ 0.08% है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फास्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश के पानी के साथ फास्फोरस रिवर्स में बहकर ज़ाया हो जाता है। अगर ये फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं गिरा तो यहाँ की ज़मीन में फास्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स और दरख्त उगना बंद हो जाएंगे। अब आखिर में जानते हैं सहारा डेजर्ट की चंद हैरान कुन हकीकतें। अमूमन सहारा डेजर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बताया जाता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। पहले 2 एंटार्क्टिका और आर्कटिक डेजर्ट्स हैं। ये बात दुरुस्त है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जबकि एंटार्क्टिका और आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट्स में शुमार होते हैं। सहारा का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन हर सीजन में इसका एरिया बदलता रहता है, क्योंकि रेत हर मौसम में या तो फैल जाती है या कॉम्पैक्ट हो जाती है। पूरे सहारा में रेत सिर्फ 25% एरिया पर फैली है, बाकी एरियाज पर पथरीले पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ सैंड ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जाती है, और सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसी है, जो 3415 मीटर ऊंचा है।
یہ بے شک ہی دنیا کا گرم ترین ریگستان ہے، لیکن کئی مقامات پر یہاں برف باری بھی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر -6 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔